जुलाई 2004 में इंडोनेशिया के नारा कस्बे के पुलिस स्टेशन के बाहर दो आदमी, जिनमें से एक लड़का और एक बूढ़ा आदमी, उस पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होकर अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। बट वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड थे। सो उस बड़े आदमी ने उस लड़के को समझाया कि चलो कोई बात नहीं, जो भी होगा देखा जाएगा। सो ये दोनों उस पुलिस स्टेशन के अंदर गए, अंदर पुलिस ऑफिसर से मिले और पुलिस ऑफिसर ने उनको बैठने के लिए कहा। अब बैठने के बाद जैसे उस बूढ़े आदमी ने उस लड़के की तरफ देखा और कहा कि हाँ बताओ, उस लड़के ने बताना शुरू किया पुलिस वाले को कि मुझे पिछले 8 दिनों से कुछ चीज़ है जो बहुत बहुत परेशान कर रही है। वो मुझे सोने नहीं दे रही, मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी है। वो मुझे डरा रही है, धमका रही है, जीने नहीं दे रही। और इसके बाद जो उसने सच्चाई बताई उसकी, पुलिस वाला अपनी चेयर से खड़ा होकर सीधा लैंडलाइन फ़ोन पर गया। उसने अपने सीनियर अधिकारियों को फ़ोन किया और उसके बाद ना सिर्फ इस नारा कस्बे के अंदर बल्कि पूरे इंडोनेशिया ने जब इस घटना के बारे में जाना तो सब बहुत बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। जी हाँ, आज हम एक शादी के अंदर चलेंगे और ये शादी कोई आम बिल्कुल भी नहीं होने वाली। बट उससे पहले लाइक बटन भी शादी के लायक हो चुका है और इसकी शादी मैं आपके अंगूठे के साथ करवाना चाहता हूँ। तो जल्दी से आपके अंगूठे और इस लाइक बटन का रिश्ता फिक्स करवा दें। सब्सक्राइब बटन इसमें मीडिएटर का काम करेगा, बिचौलिया तो वही बनेगा। कमेंट्स में पिक में लिख दें, लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही ब्रूटल इंसिडेंट को समझने के लिए हमें फिलीपींस के नारा टाउन में जाना पड़ेगा। और दिन था 17 जुलाई 2004 का, जब दोपहर के टाइम पर इस गांव में बने हुए 47 साल के एलुडियो के घर पर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो रखी थी। सभी रिश्तेदार यहाँ मौके पर आए हुए थे और एलुडियो ने तुरंत अपनी खूंटी पर टंगी हुई स्कूटर की चाबी उठाई, स्कूटर में चाबी लगाई, चाबी लगाकर स्कूटर स्टार्ट करके वो घर से बाहर निकले, मार्केट में गए। असल में उनको वहाँ कैटरर से मिलने के लिए जाना था क्योंकि आज उनकी बेटी की शादी थी। सो घर में शादी का माहौल, सभी रिश्तेदार आए हुए थे। सो जल्दी से अपना कैटरर से मिलने वाला काम पूरा करके एलुडियो वापस अपना स्कूटर लेकर घर पर पहुंच चुके थे और घर से थोड़ी दूर उन्होंने खाली मैदान के अंदर टेंट लगाने का प्रोग्राम किया हुआ था। उस पंडाल में पहुंचकर एलुडियो ने तुरंत अपनी बेटी को यहां पर बुलाया इस पंडाल में देखने के लिए कि क्या उसके लिए जो प्रोग्राम उसने किया है वो सब कुछ ठीक है या नहीं। सो जल्दी उसकी बेटी, जिसकी कल शादी होने वाली थी, वो बेटी यहाँ पर पहुंची इस पंडाल में और अपने पिता से बात करने लगी। दोनों पिता और बेटी दोनों बहुत ज़्यादा खुश। बेटी को भी जो प्रोग्राम यहाँ करने वाले थे प्री वेडिंग का, असल में वहाँ जो फिलीपींस में जो शादियाँ होती हैं वहाँ वेडिंग से पहले एक प्री गैदरिंग प्रोग्राम शेड्यूल किया जाता है जिसके अंदर ना सिर्फ लड़की वाले बल्कि लड़के वाले भी इस प्रोग्राम के अंदर पहुंचते हैं। एक काइंड ऑफ छोटा सा रिसेप्शन सा होता है ये, जैसे हम यहाँ पर शादी के बात करते हैं वहाँ शादी से पहले किया जाता है। सो उस पंडाल को देखकर और उसके अंदर चल रही बहुत सारी तैयारियों को देखकर एलुडियो की बेटी बहुत बहुत ज़्यादा खुश। उसने अपने पिता को थैंक्स किया, गले लगाया और वापस उसकी बेटी अपने घर पर जा चुकी थी। ये पंडाल उसके घर से कुछ खास दूर नहीं और अपनी बेटी के जाने के बाद वापस एलुडियो इस पंडाल के अंदर अपनी तैयारियों में लग चुका था। शाम होते होते सभी रिश्तेदार इस पंडाल के अंदर पहुंच चुके थे। जल्दी डीजे वाले ने अपना डीजे वहां सेटअप किया और बहुत तेज तेज सॉन्ग्स वहां चल रहे थे। सभी रिश्तेदार एक दूसरे के ड्रेस की तारीफ कर रहे थे। आगे जो नई जोड़ी अब बनने वाली थी एलुडियो की बेटी की और साथ में उसका दूल्हा, उनके बारे में बोल रहे थे कि कौन कैसा है, किसके क्या क्या कुछ करते हैं, लड़के के परिवार वाले क्या करते हैं। वो जो टिपिकल रिश्तेदारों वाली बातें वो सारी वहाँ पर चल रही थी और जल्दी ही यहाँ खाना भी शुरू हो चुका था। सो सभी रिश्तेदार अब ना सिर्फ लड़की वाले यानी कि एलुडियो के परिवार के बल्कि लड़के वालों की तरफ से भी रिश्तेदार पहुँच चुके थे और ना सिर्फ रिश्तेदार बल्कि लड़का खुद भी पहुँच चुका था। अब जल्दी लड़का और लड़की, जो कि अब एलुडियो की बेटी ने अपनी वो गाउन वाली ड्रेस पहन ली थी अपनी शादी के लिए, सो जल्दी ही वो अपनी ड्रेस पहनकर पंडाल में पहुंची। दूसरी तरफ लड़का, वो भी अपनी ड्रेस पहनकर पंडाल में पहुंच चुका था। इनके लिए जो सामने एक स्पेशल चेयर लगाई गई थी उसके ऊपर जाकर दोनों बैठ चुके थे। अब सामने इनके वो प्रोग्राम चल रहा था, सारे गेस्ट एंजॉय कर रहे, खाना पीना खा रहे और उनमें से मोस्टली भंड हो चुके थे। जी हाँ, असल में जो प्रोग्राम यहाँ पर शेड्यूल किया गया था यहाँ सिर्फ खाने के लिए या फिर मिलने के लिए नहीं था, बल्कि वहाँ एक ट्रेडिशन है कि यहाँ जो भी आएगा वो एक दूसरे के साथ बैठकर दारू वारू पिएगा और इससे उनके रिलेशंस जो हैं वो थोड़े और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे। तो जल्दी सभी ने अपनी अपनी दारू वगैरह पीनी शुरू करी। तकरीबन इस प्रोग्राम को शुरू हुए 1.5 से 2 घंटे बीत चुके थे। अब जो सामने चेयर के ऊपर बैठे हुए थे एलुडियो की बेटी और उसका दूल्हा,
इनकी तरफ सभी का ध्यान गया। अब ये जो आपने देखा होगा टिपिकली हमारे यहाँ शादियों में भी कि थोड़े टाइम तक वहाँ दूल्हा दुल्हन को बैठाने के बाद उनको जब वो आशीर्वाद वाला प्रोग्राम सारा फिनिश हो जाता है तो उनको उठाकर सीधा डांस फ्लोर पर लेकर आते हैं। सो इन लोगों ने भी कुछ ऐसा ही किया। सारे रिश्तेदार जो अभी तक खुद नाच रहे थे अपना अपना ग्रुप बना कर तुरंत ये सारे के सारे इस स्टेज पर पहुंचे। वहाँ से एलुडियो की बेटी और साथ में उसके दूल्हे को उठाया, उनका हाथ पकड़कर स्टेज से नीचे उतारते हुए सीधा डीजे के ऊपर लेकर पहुंचे। अब सारे लोग दूल्हा दुल्हन के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो चुके थे। अब बीच में दूल्हा दुल्हन के लिए स्पेशल रोमांटिक गाना चलाया गया और इस रोमांटिक गाने के ऊपर एलुडियो की बेटी और उसका दूल्हा बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। आसपास खड़े हुए लोग इन दोनों का डांस देखकर बहुत जोर जोर से चीयर्स करने लगे। कोई इनके ऊपर वाइन उड़ा रहा था, कोई इनके ऊपर शैंपेन उड़ा रहा था और सबको बहुत बहुत मजा आ रहा था। देखते ही देखते इनके साथ इनके जो आसपास रिश्तेदार थे वो सभी भी दूल्हा दुल्हन के साथ डांस करने लग गए। जो दूल्हे की तरफ से थे वो दूल्हे का हाथ पकड़ पकड़ कर उसको नचा रहे हैं और जो दुल्हन की तरफ से थे यानी कि एलुडियो के परिवार की तरफ से थे वो एलुडियो की बेटी का हाथ पकड़ पकड़ कर उसको नचाने लगे। बट इन बिटवीन इसी डांस के बीच में ऐसा कुछ हुआ जिसके लिए मैं ये स्टोरी कवर कर रहा हूँ। असल में इन रिश्तेदारों के अंदर दूल्हे की तरफ से रिश्तेदार जो आए हुए थे उन रिश्तेदारों में 25 साल का बेंजी कनाए नाम का एक लड़का भी यहाँ पहुंचा हुआ था इस शादी के अंदर और उसने भी अच्छी खासी दारू पी रखी थी और उस दारू के नशे में भंड होकर वो भी दूल्हा दुल्हन के चारों तरफ घेरा बनाकर जो और लोग नाच रहे थे उनके साथ नाच रहा था। बट इन बिटवीन नाचते नाचते उसका पैर या तो किसी और के साथ पैर में अड़ गया होगा, तब उसको झटका लगा, या फिर उसका पैर उस डांस फ्लोर के ऊपर स्लिप हो गया और एकदम से वो झटके के साथ नीचे जा गिरा। बट वो यहाँ सिर्फ गिरा नहीं था बल्कि गिरते गिरते उसका हाथ कुछ ऐसे अपने आप पोजीशन में आया और क्योंकि उसके बराबर में दूल्हा और दुल्हन नाच रहे थे अब वो उसने गिरते गिरते पीछे से दुल्हन को टच किया और उसकी जो लोअर बैक थी नियर अबाउट हिप्स के आसपास उसका हाथ नीचे जाते जाते एलुडियो की बेटी यानी कि दुल्हन के हिप्स पर जाकर लगा और वो नीचे गिर चुका था, वो नीचे कोलैप्स हो चुका था। अब ऑब्वियसली उस टाइम पर तो किसी का ध्यान नहीं गया, तो जल्दी से सभी ने मिलकर बेंजी कनाए को उठा दिया और दोबारा से नाचने लगे। बट सभी नाच रहे थे लेकिन सिर्फ एलुडियो की बेटी को छोड़कर। वो एकदम से बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुकी थी, उसको बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हुआ और जब सबने देखा कि सभी नाच रहे हैं सिर्फ एलुडियो की बेटी को छोड़कर, सो एलुडियो जो कि अब साइड में ही खड़ा था इस डांस फ्लोर के, सबको देख रहा था नाचते हुए, और जब उसने नोटिस किया कि उसकी बेटी नहीं नाच रही और सभी नाच रहे हैं सो वो तुरंत भीड़ को चीरते हुए आगे की तरफ जाते हुए सीधा अपनी बेटी के पास गया और पूछने लगा कि हे क्या हुआ, सब कुछ ठीक है। बट एलुडियो की बेटी ने पलट में कहा कि नहीं, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था क्योंकि अभी ये जो गिरा था बेंजी कनाए इसने गिरते गिरते मुझे पीछे से टच किया और ऐसा लग रहा था ये इसका इंटेंशनली टच है। अब जैसे ये बात एलुडियो ने सुनी उसने तुरंत चिल्लाना शुरू कर दिया, जल्दी ये डीजे जो अभी तक जहां सारे नाच रहे थे बंद हो चुका था, सबका नाच गाना बंद हो चुका था। और तभी एलुडियो ने बेंजी कनाए की तरफ देखा जो कि अब उसी घेरे के अंदर सर्कल के अंदर नाच रहा था लेकिन वो भी रुक चुका था। अब एलुडियो उस भीड़ को चीरते हुए बेंजी कनाए के पास गया, उसकी कॉलर पकड़ी और उसके ऊपर चिल्लाने लगा। बट आसपास बहुत सारे रिश्तेदार खड़े हुए थे और एलुडियो की बेटी ने भी बताना शुरू कर दिया सबको कि कैसे कैसे इसने गिरते हुए मुझे पीछे टच किया और ये मुझे लग रहा है कि इंटेंशनली टच था, इसकी जो नियत है वो ठीक नहीं थी। सो अब सभी लोग बेंजी कनाए के ऊपर हाथ पैर मुंह नहा धोकर चढ़ गए, उसको डांटने लगे, उसको धमकाने लगे, स्पेशली एलुडियो की तरफ वाले लोग, स्पेशली लड़की की तरफ वाले लोग। अब जो लड़के वाले साइड के थे वो तो बेंजी कनाए को बस किसी तरीके से शांत करने की कोशिश कर रहे थे, यहाँ जो भी चल रहा था, जो भी भसड़ हो रखी थी, इसको निपटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी का भी मजा किरकिरा ना हो। बट एलुडियो बार बार उसकी कॉलर पकड़कर उसको मारने की कोशिश करता लेकिन कोई ना कोई बीच में आकर एलुडियो को पकड़ लेता। सो एट द एंड एलुडियो ने सोचा कि कोई बात नहीं, यहाँ मजा किरकिरा नहीं करते। दूसरी तरफ एलुडियो की बेटी ने भी अपने पिता को समझाना शुरू कर दिया कि पापा कोई बात नहीं, छोड़ो, जो भी कुछ हुआ उसको जाने दो, शायद हो सकता है मैं ही बहुत ज़्यादा सोच रही हूँ इसके बारे में और मुझे अपनी शादी के अंदर बिल्कुल भी कोई भड़क नहीं चाहिए, इसीलिए आप इस चीज़ को प्लीज़ यहीं रफा दफा करो। सो अपनी बेटी की बात मानकर एलुडियो ने बेंजी कनाए को वहीं छोड़ दिया और बेंजी कनाए बाकी सभी लोगों के साथ दोबारा से नाच गाना शुरू करने लगा। डीजे दोबारा शुरू हो चुका था और दूल्हा और दुल्हन वापस में अपने जो वो रोमांटिक डांस परफॉर्म कर रहे थे उसको आगे की तरफ लेकर चले। बट एलुडियो भीड़ को चीरते हुए वापस उस डांस फ्लोर के बाहर आकर खड़ा हो चुका था और अब उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ इस बेंजी कनाए के ऊपर ही था कि आखिर ये आगे क्या करता है। बेशक सभी लोग एंजॉय कर रहे थे, सभी लोग खाना पीना खा रहे थे, सभी लोग डांस कर रहे थे, लेकिन एलुडियो उसके माइंड में अब डिसीजन बन चुका था और ये डिसीजन उसको किसी और के साथ भी मिलकर लेना था। जी हाँ, उसको लग रहा था कि ना सिर्फ बेंजी कनाए ने लिमिट क्रॉस करी है बल्कि उसको लग रहा था कि उसने उसकी बेटी का सबसे प्रेशियस दिन, जो सबसे कीमती दिन था,
उसको डिसरप्ट किया है। उसके बाद एलोडियो तुरंत उस डांस फ्लोर से हटकर मेन पंडाल की तरफ गया, जहां उसका 21 साल का बेटा जेरल्ड बुले वो वहां पर खड़ा था। वो वहां पर और व्यवस्थाएं देख रहा था। सो तुरंत एलोडियो ने जेरल्ड बुले को अपने साथ चलने के लिए कहा। जेरल्ड बुले और एलोडियो दोनों पंडाल से बाहर गए। एलोडियो ने जेराल्ड से बात करना शुरू किया और 5 मिनट तक बात करने के बाद जेराल्ड वापस उस पंडाल के अंदर आया, जहां पर उसके सगे चाचा का लड़का 35 साल का सेबुतारी पीके वो वहां पर खड़ा हुआ था। जेराल्ड ने सेबुतारी का हाथ पकड़ा, उसको बाहर चलने के लिए कहा। अब ये दोनों बाहर गए, उसके पिता से जाकर मिले, यानी कि एलोडियो से मिले। तीनों ने मिलकर बात करी, बट इनको अभी भी एक की कमी लग रही थी। सो ये दोनों यानी कि जेराल्ड और सेबुतारी ये दोनों वापस इस पंडाल के अंदर गए। वहां जाकर अपने एक खास दोस्त जूनी बोयोत इससे जाकर मिले और जूनी बोयोत का हाथ पकड़कर सीधा इसको भी पंडाल से बाहर लेकर आए। मतलब कि अब टोटल 4 लोग पंडाल से बाहर, यानी कि एलोडियो का बेटा जेराल्ड का सगा कजन सेबुतारी और उसके साथ इन दोनों का एक कॉमन बहुत ही खास फ्रेंड जूनी बोयोत, ये चारों बाहर खड़े थे। अब इन चारों ने आपस में बात करना शुरू किया और चारों को समझ आ चुका था कि अब इनको आखिर करना क्या है। सो अपना पूरा प्लान डिसाइड करने के बाद जेराल्ड और सेबुतारी ये दोनों वापस पंडाल में गए और उस डांस फ्लोर पर गए जहां पर बेंजी गनाए नाच रहा था उस टाइम पर पूरे ग्रुप के साथ। सो तुरंत जाकर उन्होंने बेंजी गनाए को हाथ दिया और उसको अपने साथ चलने के लिए कहा। बेंजी ने पूछा कि हाँ जी बताइए कहाँ लेकर जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे एक स्पेशल पार्टी चल रही है दारू वारू की, उसमें स्पेशल दारू है, सो आपके लिए वो हम ऑफर कर रहे हैं और आपको हमारे साथ चलना होगा। बेंजी गनाए जो पहले ही दारू के नशे में भंड था, सो उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। उसके माइंड में कुछ और था ही नहीं कि इसके अलावा भी ये लोग कुछ सोच सकते हैं। सो बेंजी तुरंत जेराल्ड और सेबुतारी के साथ उस पंडाल से बाहर की तरफ गया। अब इन 3 लोगों ने मिलकर, स्पेशली एलोडियो, जेराल्ड और सेबुतारी, इन तीनों ने मिलकर जो एक रेहड़ी होती है मोटरसाइकिल वाली, आपने देखा होगा हमारे भारत में भी काफ़ी चलती है, बाइक के पीछे एक वो लकड़ी का ठेला सा लगा देते हैं और एक वो रेहड़ी सी बना लेते हैं। वहाँ पर भी फिलीपींस में ऐसी काफ़ी रेहड़ियाँ चलती हैं, काफ़ी पॉपुलर है ये चीज़। सो इन लोगों ने अपनी वो रेहड़ी शुरू करी और उस रेहड़ी के अंदर सबसे पहले इन सब ने मिलकर बेंजी गनाए को बिठाया। बाकी बचे 4 लोगों में से एक मोटरसाइकिल के ऊपर जाकर बैठा, बाकी बचे 3 लोग बेंजी गनाए की तरफ बैठ चुके थे। सो ये रेहड़ी चलते चलते उस पंडाल से दूर जाते हुए, इस टाउन से दूर जाते हुए इसके आउटर इलाके में गई, जहां पर काफ़ी ज़्यादा घना जंगली इलाका था और ये वहां जाकर रुकी। बेंजी ने जैसे ही इस गाड़ी को यहाँ रुकते हुए देखा, उसको समझ नहीं आया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उसने तुरंत एलोडियो की तरफ मुंह करके पूछा कि अंकल जी, मुझे तो यहाँ पर यह बताकर लाया गया है कि यहाँ कोई दारू वारू मिल रही है। एलोडियो ने कहा कि बिल्कुल, हमारा कुछ प्लान ऐसा ही है, हम आपको दारू पिलाएंगे। ये 5 लोग इंक्लूडिंग बेंजी गनाए उस रेहड़ी से उतरकर जंगल के और अंदर की तरफ जाते गए और एक खाली क्लियरिंग सी देखकर जंगल में ये 5 वहां पर रुके। अब बेंजी गनाए, जिसको अभी भी कुछ समझ नहीं आया, वो पूछने लगा कि अंकल जी, हमें और कितने आगे चलना है? ऐसी कौन सी पार्टी है जहां पर सिर्फ हम 5 लोग जा रहे हैं, हमारे अलावा और कोई रिश्तेदार नहीं है, बाकी सारे तो शादी के अंदर ही हैं। सो एलोडियो वहीं पर रुका। एलोडियो ने कहा बेंजी को कि बेंजी नीचे बैठ जाओ घुटनों के बल। सो बेंजी उसके कहने पर नीचे बैठ चुका था। अब इस पॉइंट पर पहली बार बेंजी गनाए को समझ आ चुका था कि उसको यहाँ पर क्यों लाया गया है। क्योंकि उसके नीचे बैठते ही सामने खड़े एलोडियो ने अपनी जेब में से एक चाकू निकाला और ये चाकू देखते ही बेंजी गनाए, जो कि बहुत ज़्यादा डर चुका था, बिना कुछ पूछे बेंजी से, बिना कुछ उसको बताए, एलोडियो ने तुरंत बेंजी गनाए के बालों को ऊपर से पकड़ा और सीधा नीचे झुककर बेंजी गनाए की छाती के अंदर चाकू मारने शुरू कर दिए। अब इसके बाद जो होने वाला था, यहाँ तक तो स्टोरी बिल्कुल नॉर्मल सी, यहाँ कुछ खास नहीं, लेकिन इसके बाद जो होने वाला था वो सच में बहुत ज़्यादा ब्रूटल है। मैं उसको इस तरीके से बताऊंगा कि आप लोग उसको डाइजेस्ट कर पाएं। क्योंकि आज तक भी जो हुआ था उसकी सारी डिटेल्स पब्लिक में नहीं की गई, जितनी की गई है उसको मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा और वो सच में बहुत ज़्यादा ग्राफिक है। अगर आप लोग वो चीज़ हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ आप इस वीडियो को यहीं छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आप में से मोस्टली लोगों को इस स्टोरी का क्लाइमैक्स वगैरह सब कुछ यहीं मिल चुका होगा, इसलिए मैंने सारा कुछ पहले ही बता दिया। अगर आप उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते तो प्लीज़ इसको यहीं छोड़ दीजिएगा। तकरीबन 13 बार उस टाइम पर बेंजी गनाए की छाती में चाकू मारे एलोडियो ने, और ये सब देखकर जूनी बोयोट, जी हाँ, वो जो इन दोनों का खास दोस्त था जेराल्ड और सेबुतारी का, जूनी बोयोट, उसको एकदम से उल्टी आने लग गई। वो तुरंत साइड में जाकर खड़ा हो चुका था। उससे नहीं देखा जा रहा कि जो यहाँ पर हो रहा है इस बेंजी गनाए के साथ, वो साइड में जाकर खड़ा हो चुका था। लेकिन बाकी बचे 3 लोग, यानी कि एलोडियो का बेटा जेराल्ड और उसका कज़न सेबुतारी, ये तीनों वहीं पर खड़े थे और एलोडियो ने अभी भी चाकू मारने बंद नहीं किए। 13वां चाकू लगते ही बेचारा बेंजी गनाए
वो नीचे गिर चुका था। उसकी अब लगभग आखिरी सांसें चल रही थी। बेंजी कनाए के नीचे गिरते ही जेराल्ड और साबुतारी ने ऊपर से उसके लातें मारनी शुरू कर दी, जबकि इनका पिता यानी कि एलोडियो वो नीचे बैठकर घुटनों के बल अब खुद बेंजी कनाए के पेट के अंदर चाकू ही चाकू मारे जा रहा था। और फाइनली कुछ और ऐसे पंचेस लगने के बाद बेंजी कनाए, जो कि अभी तक उसके गले से वो गर्गलिंग आवाज़ आ रही थी, खून ऐसे फव्वारों की तरह बाहर निकल रहा था हर छेद से, लेकिन अब वो खून भी निकलना बंद हो चुका था और बेंजी कनाए ने सांसें लेने भी अब छोड़ दी थी। बेंजी कनाए मर चुका था। जब फाइनली इन तीनों को ये पक्का हो चुका था कि बेंजी कनाए मर चुका है, तो भी एलोडियो यहीं नहीं रुका। वो नीचे दोबारा से आराम से चौकड़ी आलती पालती मारकर बैठ चुका था और उसने बेंजी कनाए के चेहरे को, उसके मुंह को खोला। अब आप सोच कर देखिए, बस आप जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको अपने अंदर पचाने की कोशिश करिएगा कि हाँ ये एक्चुअल में हुआ था। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बता रहा। नीचे बैठा एलोडियो, उसने मरे हुए बेंजी कनाए के मुंह को खोला, उसके अंदर अपनी 2 उंगलियां और एक अंगूठा डालकर उसकी जीभ यानी कि बेंजी कनाए की जीभ को बाहर निकाला और जो चाकू जिससे वो अभी तक मार रहा था बेंजी कनाए को, उस चाकू से ही बेंजी कनाए की वो जीभ उसने काटी। ना सिर्फ उसने जीभ काटी बल्कि बेंजी कनाए के दोनों कान उसने पकड़ पकड़ कर काट लिए। अब इस एलोडियो के हाथ में बेंजी कनाए की जीभ और उसके 2 कान मौजूद थे। अब आपको इस पॉइंट पर लग रहा होगा कि वो इसको टुकड़ों में कर कर इधर उधर फेंकना चाह रहा होगा, लेकिन नहीं। यहाँ एलोडियो ने वो 3 चीज़ें यानी कि 2 कान और एक जीभ उसको फेंकने की बजाय सीधा अपने मुंह में डाले और उसको बड़े चाव से खाने लगा। कच्चा ही वो बेंजी कनाए के शरीर को खा रहा था। एलोडियो को इस तरीके से शरीर के अंगों को खाता हुआ देख ऑब्वियसली जेराल्ड और साबुतारी इनको भी झटका लगा कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, एलोडियो ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन बजाय एलोडियो को रोकने के उन लोगों ने एलोडियो का साथ दिया। तुरंत इन तीनों ने मिलकर बारी बारी से मरे हुए बेंजी कनाए की बॉडी के ऊपर बड़े बड़े चीरे लगाने शुरू कर दिए, जबकि इनसे थोड़ा सा दूर जो जूनी बोयात खड़ा था वो सब कुछ देख रहा था और उसको विश्वास नहीं हो रहा था अपनी आंखों के ऊपर। उसने अपनी थोड़ी सी साइड बना ली थी क्योंकि उसको लगभग अब उल्टियां आई ही जा रही थी। जिसके बाद इन तीनों ने मिलकर, अब क्योंकि इनके पास एक ही चाकू था इसलिए इन तीनों ने मिलकर उसी एक चाकू से बेंजी कनाए की लाश को बीच में से काटना शुरू किया। जहां जहां उन्होंने कट लगाए थे उस कट को थोड़ा और ज़्यादा गहरा बनाकर उसको चीरना शुरू किया और काफ़ी सारे बड़े बड़े पीसीज बेचारे बेंजी कनाए के कर चुके थे ये लोग। अब इन बड़े बड़े पीसीज में से भी अंदर से सबसे पहले उन लोगों ने बेंजी कनाए का दिल निकाला, उसका लीवर निकाला, उसका पेट निकाला, आंतें निकाली और ये सारी चीज़ें निकाल कर इन लोगों ने अलग अलग रखी। जिसके बाद एलोडियो ने वो चाकू अपने हाथ में वापस पकड़ा और पीछे से जेराल्ड और साबुतारी को कहा कि इसके शरीर को पकड़ो। मरे हुए शरीर को जेराल्ड और साबुतारी ने पकड़ा, जबकि ऊपर से इस एलोडियो ने बेंजी कनाए के बालों को पकड़कर उसके गर्दन को चीरना शुरू किया। उसका मुंह अलग किया जा चुका था। ये तीनों लोग यही नहीं रुके बल्कि इस लाश को ऐसे ही छोड़कर ये पूरे जंगल के अंदर फैल चुके थे। असल में ये लोग सूखी पत्तियां ढूंढ रहे थे केले के पेड़ों से। वहाँ केले के पेड़ों का बहुत बड़ा झुंड था, आसपास बहुत बड़ा जंगल केले का। सो ये अलग अलग पेड़ों से सूखी पत्तियां ढूंढ रहे थे। बहुत सारी पत्तियां इन लोगों ने जमा कर ली और वापस इस लाश के पास आए। अब आप बस सोच कर देखिए, जो टुकड़े इन लोगों ने किए थे या फिर जो अंग निकाल कर बेंजी कनाए के इन लोगों ने पास में रखे थे, उन सारे टुकड़ों को और उन सारे अंगों को इन पत्तियों के अंदर लपेटा और सीधा भागकर वापस अपनी उसी मोटरसाइकिल वाली रेहड़ी पर गए। वहाँ से इन लोगों ने एक बोतल के अंदर, जो कि इनकी रेहड़ी के अंदर ही पड़ी थी, एक बोतल छोटी सी, उस बोतल के अंदर इन लोगों ने पेट्रोल, जो कि बाइक की टंकी में होता है, आपने देखा होगा, नीचे एक नोजल सी होती है, हम उसको घुमाते हैं तो पेट्रोल बाहर निकल आता है। सो उस नोजल को घुमाकर उस बोतल में पेट्रोल भरा, वापस उस नोजल को बंद करके बोतल को साथ लेकर ये तीनों वापस इसी लाश के पास पहुंचे, जबकि जूनी बोयात इन तीनों को ये सब कुछ करता हुआ देख रहा था। सो वो पेट्रोल इन लोगों ने उन टुकड़ों के ऊपर डाला, जो भी पत्तियां लपेटी थी उन अंगों के ऊपर या फिर कटे हुए टुकड़ों के ऊपर, उन पत्तियों के ऊपर पेट्रोल डालकर सीधा इन्होंने उसको आग के हवाले कर दिया। लेकिन ये सब कुछ जूनी बोयात देख रहा था। सो इन तीनों का ध्यान जूनी बोयात की तरफ गया। उससे पूछा कि हाँ भाई बता, क्या बीमारी है? तो तुझे अगर कुछ करना ही नहीं था तो हमारे साथ आया क्यों? तेरे को हमने पहले ही प्लान समझा दिया था। लेकिन जूनी बोयात ने इन तीनों को इग्नोर किया कि नहीं, जो कर रहे हो तुम करो, मेरे बस की बात नहीं है, देखना भी। बट एलोडियो ने कहा कि जेराल्ड और साबुतारी जाओ, इसको पकड़कर यहाँ पर लेकर आओ। सो ये दोनों उठे, जूनी बोयात के पास गए, इसको पकड़कर धक्के से घसीटते हुए इस मौके पर पहुंचे जहां पर वो सारा कांड किया जा रहा था। और अभी तक वो पत्तियां जिसके अंदर वो अंग लपेटे हुए थे
उनमें से कुछ टुकड़े इस एलोडियो ने उठाए, उनको खोला। अब तक काफ़ी वो काले हो चुके थे, भुन चुके थे लगभग। और उनमें से कुछ टुकड़े निकालकर इस जूनी बोयात के मुंह को खोलकर उसके अंदर ठूस दिए और उसको खाने के लिए कहा। अब बेचारा जूनी बोयात, उसको पता था, वो समझदार था कि अगर वो यहाँ पर इनको मना करेगा तो शायद हो सकता है उसका हाल भी कुछ बेंजी कनाए जैसा हो जाए। सो उसने बिल्कुल भी मना नहीं किया। उसने कहा ठीक है, मैं खा लेता हूँ। सो जूनी बोयात ने बिना कुछ उसको चबाए सीधा निगल लिया ताकि उसको उसका टेस्ट फील ना हो और इनका जो कहना है वो भी पूरा हो जाए। बोयात को इस तरीके से निगलता हुआ देख बाकी ये तीनों लोग, एलुडियो और उसका बेटा और उसका कजन, ये तीनों बहुत ज़्यादा जोर जोर से हंसने लगे बोयात के ऊपर कि कहा कि कैसा ख़त्म आदमी है तू, तेरे बस की कुछ नहीं है, तू हमारे साथ आना ही नहीं चाहिए था, आगे सारा तूने मज़ा ख़राब कर दिया। बट इसी हंसी मजाक के चक्कर में इन लोगों के माइंड में एक और बहुत बहुत भयंकर आइडिया आया। एलोडियो ने तुरंत जेराल्ड और साबुतारी को कहा कि जितने भी पत्तियों के अंदर हमने ये टुकड़े लपेटे हुए हैं, अंगों को साइड रख देना, बाकी जितने भी टुकड़े हैं इन पत्तियों को फटाफट से खोलो और उन अध पके हुए अंगों को बाहर निकालो। तो जल्दी से तीनों लोग लग चुके थे, एक एक पत्ती उसको खोलने लगे। जितने भी अंग इनमें लपेटे गए थे, जितने भी टुकड़े थे, उन टुकड़ों को बाहर निकालने लगे। काफ़ी बड़े बड़े भी टुकड़े थे, कुछ छोटे थे और कुछ अंगों वाले थे। सो अंग वाले जो अंदर इंटरनल ऑर्गन्स वाली पत्तियां थी उनको साइड में रख दिया गया, उनका कोई काम नहीं था। जबकि दूसरे ये जो बाकी के स्किन वाले जो मांस वाले टुकड़े बचे हुए थे, इनको इन लोगों ने उस चाकू से बारीक बारीक काटना शुरू किया और अब काफ़ी सारा मांस इन लोगों के पास जमा हो चुका था। जल्दी ही जेराल्ड वहाँ से भागकर वापस अपनी रेहड़ी के पास गया। उस रेहड़ी के अंदर उसने काफ़ी सारी पॉलीथीन्स जो साइड में दबा देते हैं, कुछ भी यूज़ ना हो या फिर कभी इमरजेंसी में काम आ जाए, तो इस इमरजेंसी सिचुएशन के लिए उसने पॉलीथीन काफ़ी सारी रखी हुई थी। उस पॉलीथीन्स को निकाल कर लेकर आया, मौके पर पहुंचा और जितने भी टुकड़े अभी इन लोगों ने बारीक बारीक वो किए थे, उन टुकड़ों को इस पॉलीथीन के अंदर भरना शुरू किया। जबकि इन बिटवीन इस एलुडियो और साबुतारी ने जो बाकी के अंग बचे हुए थे, उन अंगों को अपने अपने हाथों में उठाया और ऐसे भरकर गहरे जंगल की तरफ गए और अलग अलग जगहों पर उसको फेंक दिया। इनको ये उम्मीद थी कि इस जंगल के अंदर बहुत तेज बारिश आती रहती है, लगभग रोज बारिश आती है, तो जल्दी ही ये बारिश के अंदर यहाँ से बह जाएंगे जब भी पानी यहाँ पर आएगा और यहाँ किसी को कोई सबूत ही नहीं मिलेगा बेंजी कनाए कि आखिर कहाँ गायब हो गया। जबकि दूसरी तरफ उस जेराल्ड ने वो सारे टुकड़े उस पॉलीथीन के अंदर भर लिए थे। ये सारा कुछ काम करने के बाद ये लोग वापस अपनी रेहड़ी पर गए, उस पॉलीथीन के अंदर सारे बेंजी कनाए के टुकड़े को भरकर और सीधा इस शादी वाले पंडाल पर पहुंचे। अब तक रात के तकरीबन 3:30 पौने 4 के आसपास का टाइम हो चुका था। कुछ रिश्तेदार जिनको नींद आ रही थी या फिर जो उम्र दराज थे वो यहाँ से जा चुके थे उठ कर, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग, ना सिर्फ लड़के वाले बल्कि लड़की वाले भी, वो अभी भी मौके पर मौजूद थे और ना सिर्फ डांस कर रहे थे दूल्हा दुल्हन के साथ, बल्कि खाना पीना भी खा रहे थे, दारू पी रहे थे। और इस पॉइंट पर पहुंचकर यहाँ इन चारों ने मिलकर, इंक्लूडिंग जूनी बोयात, इन चारों ने मिलकर कुछ ऐसा किया जो कि सच में बहुत बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। इस पंडाल में पहुंचने के तकरीबन आधे घंटे बाद एलुडियो, जेराल्ड और साबुतारी, ये तीनों और मौजूद पंडाल में गेस्ट, उन सब के साथ बैठकर खाना खाने लगे, उनके साथ दारू पीने लगे और बार बार वेटर्स को बोल रहे थे कि खाने का जो भी कुछ पड़ा है वो सब कुछ लेकर आओ, और अलग अलग टेबल्स के ऊपर बहुत सारा खाना रख दिया और सभी ने मिलकर तगड़ी दारू पी। सभी भंड हो चुके थे इस नशे में। बट ये जो पिछला आधा घंटा बीता था, इसमें इन तीनों ने मिलकर जो किया वो सच में अनइमेजिनेबल था। जी हाँ, जिस टाइम पर ये चारों लोग, यानी कि इंक्लूडिंग जूनी बोयात, वो जब चारों यहाँ पर पहुंचे तो अपने साथ वो 2 थैली ले रखे थे जिनके अंदर बेंजी कनाए का बहुत सारा मांस पड़ा हुआ था और वो भी छोटे छोटे पीसीज में कटा हुआ। सो पीछे से होते हुए, इस पंडाल के पीछे से होते हुए, जहाँ पर वो सारे हलवाई बैठकर सारी सब्जियां बना रहे थे, खाना बना रहे थे, सो उन हलवाई को जाकर एलुडियो ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए बहुत सारा फ्रेश मीट लेकर आया हूँ और अगर तुम सारी सब्जी के अंदर इस मीट को मिला दोगे तो हमारी सबकी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। अब हलवाई, जिसको कोई आइडिया नहीं कि इनकी थैलियों के अंदर क्या है, उसने तुरंत ये थैलियाँ ली और जो भी वो सब्जी बना रहे थे उन सारी सब्जियों के अंदर बेंजी कनाए को मिला दिया। जी हाँ, तकरीबन 3-4 घंटे पहले बेंजी कनाए जो इसी पंडाल में नाच रहा था, सभी अपने यार दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सिर्फ 4 घंटे के अंदर बेंजी कनाए सबकी प्लेट्स के अंदर शामिल था। जल्दी उन प्लेट्स के अंदर भर भर कर वो सब्जियां सारी सर्व की गई और जो भी लोग सामने बैठे हुए थे उन चेयर्स के ऊपर, टेबल्स के ऊपर, वो सारे दारू तो वैसे ही पी रहे थे। अब आपको पता है कि जो दारू पीते हैं उनके सामने कुछ भी पड़ा हो, एक टाइम के बाद उनकी लिमिट हो जाती है, चाहे कुछ भी पड़ा हो उनके आगे वो खा लेंगे, उनको पहचान में नहीं आएगा। और बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी हुआ। जो भी कुछ उन रिश्तेदारों के आगे सर्व किया गया,
इन प्लेट्स के अंदर डाल डालकर इन लोगों ने बड़े चाव से खा लिया। इनको कोई आइडिया नहीं था कि चिकन या फिर मटन बोलकर उनको इंसानी मांस खिलाया जा रहा था। इनफैक्ट ये सब करने के टाइम पर एलुडियो, जेराल्ड और साबुतारी ये सारे लोग मिलकर अपने अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत चाव से उन सब्जियों को खा रहे थे और इनको उनका जायका बहुत लाजवाब लग रहा था। एक भी इंसान अंदर जो पंडाल में मौजूद थे, उस टाइम पर दर्जनों लोग मौजूद थे, उनमें से एक भी व्यक्ति उस टेस्ट को पहचान ही नहीं पाया जो अभी अभी उन्होंने खाया था। एलुडियो को लग रहा था कि जो कांड उसने किया है अभी अभी बेंजी गनाई के साथ, उसकी लाश को उसने ठिकाने लगा दिया है। सबके पेट के अंदर उसकी लाशें जा चुकी हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ऐसे ही ये टाइम निकल जाएगा और लोग बेंजी गनाई को भूल जाएंगे, उसको ढूंढने की भी कोशिश नहीं करेंगे। धीरे धीरे सुबह का टाइम होता गया और सुबह होते होते सभी रिश्तेदार जो यहाँ पर आए हुए थे इस पंडाल से निकलकर अपने अपने खाट खटोली में जा चुके थे सोने के लिए। अगले दिन अगेन सभी रिश्तेदार, एलुडियो की बेटी और उसकी शादी में सभी इंक्लूड हुए। सभी लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। अगले दिन फिर से खाना सर्व किया गया, सब कुछ परफेक्टली निपट गया। लेकिन इस शादी में एक इंसान मिसिंग था, वो नहीं आया इस शादी के अंदर और वो था जूनी बोयात। जी हाँ, वो चौथा इनका साथी जो इनके साथ तो गया था कांड करने के लिए, लेकिन उसका कुछ खास रोल नहीं था। वो असल में अपने घर पर था और बहुत ही गंदे गिल्ट के अंदर तड़प रहा था। वो सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसको नींद नहीं आ रही थी और सारी सारी रात वो बस अपनी आंखें खोलकर ऐसे देखता रहता ऊपर, क्योंकि उसको बहुत डरा देने वाले सपने आ रहे थे। जी हाँ, आने वाले कई दिनों तक जैसे ही जूनी बोयात सोने की कोशिश करता, उसको अपनी आंखों के अंदर वो बेंजी गनाई का चेहरा दिखाई देता, कैसे उसको मारा गया था वो सब दिखाई देता। इनफैक्ट उसको वो स्मेल महसूस हो रही थी जो कि बेंजी गनाई को जलाने के टाइम पर उसने सूंघी थी। इतना ही नहीं, अब क्योंकि बेंजी गनाई के मांस के टुकड़े उसने खुद भी खाए थे, वो टेस्ट बार बार उसकी जीभ पर आकर उसको परेशान कर रहा था। उसका मन अंदर से बहुत ज्यादा तड़प रहा था क्योंकि उसके अंदर गिल्ट भरा हुआ था। फाइनली 24 जुलाई 2004 का दिन आ चुका था और इस दिन तक आते आते जूनी बोयात ने पानी के अलावा कुछ भी नहीं पिया। क्यों? क्योंकि वो ना कुछ खा पा रहा था, ना ही किसी से कुछ बोल पा रहा था, ना ही सो पा रहा था ठीक ढंग से, क्योंकि खाते ही उसको वो सब टेस्ट याद आने लगता, वो स्मेल आने लगती। सोते ही उसको बेंजी गनाई अपने सामने दिखाई दे रहा था, वो उसको हॉन्ट कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बेंजी गनाई की आत्मा सिर्फ और सिर्फ जूनी बोयात के पीछे पड़ी हुई है। सो फाइनली 24 जुलाई 2004 के दिन जूनी बोयात अपने घर में जैसे सुबह सुबह उठा, उसने बिना किसी को कुछ बोले जस्ट अपने कपड़े पहने, चप्पल डाली, अपने घर से बाहर निकला और इस टाउन का, इस गांव का, छोटे से गांव का वो सरपंच, जैसे अपने यहाँ पर सरपंच कह देते हैं, वहाँ जो उस गांव का लीडर था, सीधा उसके पास गया। एल्डरली मैन, एक बुजुर्ग आदमी, उसके पास गया, दरवाज़ा खटखटाया, उसके परिवार वालों ने दरवाज़ा खोला। अंदर इस गांव का सबसे आदरणीय आदमी बैठा हुआ था। जूनी बोयात सीधा उस आदमी के पास गया और उसके पास जाकर रोने लगा। अब जैसे उस आदमी ने पूछा कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है, जूनी बोयात ने बोलना शुरू किया और जैसे जैसे वो बोलता गया उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ कि जो कुछ ये बोल रहा है क्या ये सच है। अगर हाँ तो ये सच में बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटल था। जूनी बोयात ने सब कुछ खुलकर बताया कि कैसे वो बेंजी गनाई को अपने साथ लेकर गए थे, वहाँ उसको चाकू मारे गए, उसका मर्डर किया गया, बाद में उसके शरीर के अंदर केले की जली हुई पत्तियाँ घुसा घुसा कर उसके शरीर को पकाया गया, उसको जलाया गया, उसको काटा गया और बहुत सारा मांस तो वहीं डंप कर दिया गया अलग अलग इलाकों में जंगल के। बट उसमें से बहुत सारा मांस जो बचा हुआ था उसको थैली में पैक करके वो शादी के अंदर लेकर आए थे और शादी वाली सब्जियों में मिलाकर शादी में आए हुए सभी गेस्ट के आगे परोसा गया और सभी ने उसको खाया भी। बेशक से उस बुजुर्ग आदमी ने पहले सुना था कि ऐसे ऐसे आदमखोरी दुनिया में कई जगह पर चलती थी, लेकिन क्या वो आज तक भी जिंदा थी, ये उसको विश्वास नहीं हो रहा था। बिना कुछ उस आदमी ने बोले तुरंत जूनी बोयात का हाथ पकड़ा, उसको अपने घर से बाहर लेकर गया और चलते चलते वो इस छोटे से गांव के, छोटे से कस्बे के एकमात्र पुलिस स्टेशन के सामने खड़े थे। जूनी बोयात इस पुलिस स्टेशन के अंदर जाने से बहुत ज़्यादा कतरा रहा था। वो बार बार अपना हाथ उस बुजुर्ग आदमी से छुड़वाने की कोशिश कर रहा था, बट उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि यही एकमात्र तरीका है तुम्हारी गिल्ट को दूर करने का और सभी को इंसाफ दिलाने का। सो ना चाहते हुए भी जूनी बोयात इस बुजुर्ग आदमी के साथ इस पुलिस स्टेशन के अंदर गए और ये दोनों जाकर पुलिस ऑफिसर के आगे बैठे। जूनी बोयात ने बोलना शुरू किया और जैसे जैसे उस पुलिस ऑफिसर ने वो सुनना शुरू किया उसको विश्वास नहीं हुआ और पूरी स्टोरी सुनने के बाद वो तुरंत अपनी सीट से खड़ा हुआ, सीधा अपने लैंडलाइन के ऊपर गया, लैंडलाइन से अपने अधिकारियों को फ़ोन करके सब कुछ बताया। पुलिस वालों को भी शुरुआत में तो समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कैसे करें, किस पॉइंट से करें, किसको जाकर सबसे पहले पकड़ें।
बट सबसे पहले इन लोगों ने जूनी बोयात को ही पकड़ा और उसको कहा कि चलो हमें उस जंगल में लेकर चलो, उस पॉइंट पर जहाँ पर ये सारा कांड किया गया था। और तकरीबन आने वाले 2 दिनों तक एक बहुत बड़ा मैसिव सर्च ऑपरेशन चलाया गया इस पूरे जंगल के अंदर। और फाइनली 2 दिनों की मेहनत के बाद पुलिस वालों को बचे कुचे रिमेन्स जो कि बेंजी गनाई के थे वो सारे रिमेन्स मिल गए। और उन रिमेन्स को इकट्ठा करके पुलिस वाले फाइनली हॉस्पिटल में पहुंचे उसका टेस्ट करवाने के लिए, बची कुची लाश का पोस्टमार्टम करवाने के लिए। जल्दी मीडिया वालों की नज़र इस केस के ऊपर पड़ी और जैसे ही ये खबरें टीवी के ऊपर चलने लगी तो पूरी देश के अंदर एक बहुत बड़ी लहर सी दौड़ गई, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। एक शादी के अंदर मर्डर होना ही अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, और उस मर्डर के बाद मर्डर विक्टिम को इस तरीके से प्लेट में सर्व करके दारू के साथ खा जाना, उसका चकना बना देना, ये चीज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी। सभी के मन में बस एक यही सवाल चल रहा था कि कैसे किसी ने नोटिस नहीं किया कि उनके बीच में से बेंजी गनाई गायब हो चुका है। स्पेशली बेंजी गनाई के फैमिली मेंबर्स ने नोटिस क्यों नहीं किया कि पूरी शादी में कहीं बेंजी गनाई नहीं दिख रहा। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह था कि जब लोगों ने बेंजी गनाई की लाश को खाया सब्जी में मिला कर चखने के साथ, तो आखिर उनको कोई फर्क महसूस नहीं हुआ चिकन और मटन के अंदर? वो एक इंसान को खा रहे हैं, उनको कुछ पता नहीं चला। बट आप भी खुद सोच कर देखिए, आप किसी शादी के अंदर गए हुए हो, मैं नहीं कहता आपने दारू पी होगी, बट हो सकता है आप में से कुछ लोग ड्रिंक भी करते हो, बट आप खुद सोच कर देखिए, जब भी आदमी कोई ड्रिंक करता है तो उसके बाद होने वाले नशे में उसका होशो हवास सही नहीं रहता। उसके सामने जो भी पड़ा होगा वो उसको मजे मजे में खा लेगा, उसको क्या ही पता। और जो लोग शादी के अंदर आए थे गेस्ट बनकर, उनको क्या पता था कि एलुडियो उनको ये सब कुछ खिलाने वाला है। जब ये केस मीडिया के अंदर इतना ज़्यादा उछल चुका था कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है, तो ऑब्वियसली एलुडियो को भी पता चला, जेराल्ड को भी पता चला और सेबुतारी को भी पता चला। और जूनी बोयात के बाद जो दूसरा आदमी टूटा इस केस के अंदर वो था सेबुतारी पिके। जी हाँ, वो अपने आप से चलकर पुलिस वालों के पास गया और अपना सारा रोल समझाया उसने कि मैंने इस कांड के अंदर क्या क्या कुछ किया था। अब क्योंकि पुलिस वालों के पास 2 गवाह थे, एक क्राइम सीन था, जैसी भी थी थोड़ी बहुत जो लाश थी वो भी मौजूद थी, उसका भी पोस्टमार्टम करवाया गया और डीएनए से ये भी साफ हो चुका था कि ये लाश बेंजी गनाई की है। सो फाइनली अब एक्शन लेने का टाइम था। पुलिस वालों ने तुरंत एक्शन लेते हुए सबसे पहले एलुडियो को और उसके बेटे जेराल्ड को बाद में गिरफ्तार किया और इसके बाद इन दोनों से पूछताछ शुरू की गई। लेकिन इन दोनों से पूछताछ के अंदर दोनों इतने ज़्यादा कट्टर किए, दोनों टूटे ही नहीं। एलुडियो ने बस यही कहा कि मैंने उस दिन दारू पी रखी थी। और ये बात जब पुलिस वालों ने कंफर्म करी सभी रिश्तेदारों से और उनका बयान लेने के बाद पुलिस वालों को पता चला कि हाँ, एक्चुअल में एलुडियो उस टाइम पर दारू के नशे में था। इनफैक्ट ये खबर अब ना सिर्फ फिलीपींस तक रहकर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फैल चुकी थी। और अब आप सोच कर देखिए, फिलीपींस के अंदर बहुत सारे टूरिस्ट लोग जाते हैं, हर साल लाखों लोग जाते हैं यहाँ घूमने के लिए, सिर्फ इसलिए ताकि वो वहाँ की जो खूबसूरत बीचेस हैं वो देख सकें। और ये जो नारा टाउन था ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा टूरिस्ट प्लेस था। यहाँ के रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट थे टूरिज्म के ऊपर। और जब ये खबर पूरी दुनिया के अंदर फैली तो ऑब्वियसली सभी लोगों ने नारा को बदनाम करना शुरू कर दिया कि वहाँ के लोग तो ऐसे हैं, लोगों को काट कर खा जाते हैं, चकना बना देते हैं उनका। इसीलिए वहाँ की इस टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बहुत गहरा सदमा लगा, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। वहाँ घूमने जाने वाले लोग सभी बस यही कह रहे थे कि कहीं हम वहाँ जाएं और पता लगे गए थे कार में, आया अखबार में। ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा ब्रूटल हो जाती उनके साथ। इनफैक्ट ये चीज़ इतनी ज़्यादा सीरियस हो चुकी थी कि मजबूरन सरकार को आकर अपने बयान देने पड़े, क्योंकि उनकी टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रही थी। सभी लोग अब इस फिलीपीन के गांव को, इस कस्बे को कैनिबल्स का नाम दे रहे थे कि वहां तो लोग आदमखोर रहते हैं और वो किसी को भी काट डालेंगे। एट द एंड जूनी बोयात को इस पूरे केस का गवाह बनाया गया, बट सेबुतारी पिके, जेराल्ड और एलुडियो ये तीनों इस पूरे कांड के मेन कल्परिट थे। लेकिन यहाँ मुझे इस केस के अंदर कुछ चीजें थी जो समझ नहीं आई। पहली ये कि इसकी आने वाली कोर्ट हियरिंग्स के बारे में कभी भी कुछ पब्लिकली नहीं कहा गया। इस केस की जो मीडिया अटेंशन थी वो सारी खत्म कर दी गई। इनके साथ आगे क्या हुआ, केस के अंदर क्या हुआ, कभी भी कुछ नहीं बताया गया। इसलिए लोगों ने अपने आप से थ्योरीज बनानी शुरू कर दी और कहने लगे कि हाँ, हो सकता है एलुडियो उस टाइम पर दारू के नशे में भंड था। इनफैक्ट जिस टाइम पर वो डांस चल रहा था उस डांस के पहले से ही एलुडियो ने अपने पैग लगा लिए थे और वो दारू के नशे में भंड हो चुका था। बट क्या ये चीज़ पॉसिबल थी कि एक अच्छा खासा समझदार आदमी दारू के नशे में इतना पागल हो जाए कि अपने ही एक परिवार मेंबर का इस तरीके का हाल कर दे, उसको चकना बना कर रख दे?
मूंगफली भी तो खा सकते थे। बट अगेन एक क्वेश्चन ये भी था कि अगर मान लीजिए इसने नशे के अंदर ये सब कुछ किया एलुडियो ने, और उसके कहने पर उसके बेटे ने और उसके कजन ने सब कुछ किया नशे के अंदर, मान लीजिए, लेकिन नशे में तो जूनी गोयात भी तो था, उसने ऐसा कुछ क्यों नहीं किया? वो भी तो इनके साथ दारू पी रहा था, वो भी इनके साथ गया था, लेकिन उसकी हिम्मत क्यों नहीं हुई? और दूसरी बात, अगर ये बाकी तीनों बहुत ज्यादा नशे में थे तो इन लोगों ने जूनी बोयात को इतना ज्यादा फोर्स क्यों किया बेंजी गनाई के शरीर को खाने के लिए? इस केस का फैसला आज भी नहीं आया है और ये लोग आज भी उसी जेल के अंदर बंद है, फिलीपींस की नारा की ही जेल के अंदर। बट सवाल आज भी यही है कि क्या सच में मोटिव सिर्फ यही था मारने का, कि गलती से बेंजी गनाई से स्लिप होते टाइम अपना हाथ एलुडियो की बेटी के पीछे हिप्स के ऊपर जाकर लग गया और उसके बाद उसकी बेटी ने वो सीन क्रिएट कर दिया वहां पर? अगर सच में यही मोटिव था तो ये बात तो वैसे बैठकर निपटाई जा सकती थी, लेकिन हद से हद क्या था, डांट लगा देता, उसको शादी से बाहर निकाल देता। लेकिन सच में अगर ये मोटिव था तो इतना कुछ नहीं होना चाहिए था, या फिर ये कोई एक प्री मेडिटेटेड बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था बेचारे बेंजी गनाई के खिलाफ। ये आज तक हमें कभी पता नहीं चल पाया। ये केस आज भी ओपन है और इसका फैसला आना आज भी बाकी है। सो आप मुझे बताइए कि क्या इस केस के अंदर हो सकता था? क्या यहाँ पर एलुडियो ने जो किया वो किस हद तक ठीक था या फिर किस हद तक गलत था, और इसके अंदर उनको क्या सजा मिलनी चाहिए? नीचे कमेंट्स में मुझे आपकी राय जरूर चाहिए। और अगर इस केस से रिलेटेड जो भी फोटोज़ मैंने यहाँ पर डाली हैं, इसके अलावा भी अगर आपको फोटोज़ चाहिए हों एक्चुअल क्राइम सीन की जहाँ पर बेंजी गनाई की लाश मिली थी, तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आप वहाँ आकर मुझसे बात कर सकते हैं और ये फ़ोटोज़ और फुटेजेस जब वो सर्च ऑपरेशन चलाया गया था वो फुटेजेस देख सकते हैं। यहाँ नहीं लगा सकता ड्यू टू कॉपीराइट एंड कम्युनिटी गाइडलाइंस। सो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट संगीता को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।